खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरस, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और यहाँ रहने वाले हर शख्स की सुबह को यादगार, खुशखबरियों और कामयाबियों से भरपूर बनाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग ज़रियाब। जिस तरह दुआ की बात आपने की तो इन्हीं दुआओं के साथ एक और दुआ भी करते हैं आज कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को भी तरक्की की मनाजिल तक पहुंचाए। बिल्कुल शुएब, क्योंकि सऊदी अरब में रहने वालों के लिए आज का जो दिन है ना वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब आज अपना 91वां कौमी दिन मना रहा है, जिसे हम आम इंग्लिश जबान में 91st कहते हैं। और वहां पर इस सिलसिले में भरपूर तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, जब बात तैयारियों की है तो कौमी दिन भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सरकारी और निजी सतह पर रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। शहरों में इंटरैक्टिव शोज, अवामी तकरीबात का इनेकाद शामिल है। और कौमी दिन के लिए हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये स्लोगन इख्तियार किया जाएगा। बिल्कुल, और ये हमारा घर है होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने मुल्क से अपनी उनसियत जाहिर करें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस खास दिन पर दारुल हुकूमत रियाद की फिजा में एयर शोज के दिलकश मनाजिर भी देखे जाएंगे। शाम मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे सऊदी फॉल्कन्स टीम, सऊदी फाइटर्स और सिविल एविएशन की तरफ से एक एयर शो का मुजाहरा किया जाएगा। दिल तो चाह रहे वहीं जाएं, क्योंकि मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे रियाज के शाह फहद कल्चरल थिएटर में नामवर गुलकार मौसीकी का जादू जगाएंगे। और इसके अलावा मुतादिद सकाफती सरगर्मियाँ, कौमी पेंटिंग्स की नुमाइश का भी भरपूर एहतमाम किया जाएगा। और 9 बजे मुमलिकत के 13 शहरों में कौमी दिन की मुनासबत से आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे होंगे। लेकिन शब एक और बात आपको बताऊं कि सऊदी अरब के कौमी दिन की बात हो और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का जिक्र ना हो, इट इज इम्पॉसिबल, और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। बिल्कुल, जब हम बात रिलेशंस की करते हैं तो सऊदी अरब एंड पाकिस्तान दोस्ती के मुतालिक अगर ये कहा जाए यकजान दो कालिब वाला मामला है तो बेजा नहीं होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, दो ऐसे ममालिक जो नजरिए की बुनियाद पर कायम हुए और नजरिए की बुनियाद पर दोनों के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ। 23 सितंबर 1932 सऊदी अरब भी इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, तो पाकिस्तान भी कलमे की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान को तस्लीम करने में सऊदी अरब ने एक लम्हा नहीं लगाया। इस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की बुनियाद ही इब्तिदा में कायम हुई, जो अब तक कायम और दायम है। और दुआ गो है हम कि ये दोस्ती ऐसे ही कायम और दायम रहे। आमीन। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, अपने पहले मौजू की जानिब चलते हैं। और आज का पहला मौजू हमारा एक ऐसी स्टूडेंट से मुताल्लिक है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है। और रिकॉर्ड भी कैसा बनाया है कि पूरे के पूरे नंबर ले लिए। क्या कभी सुना कि किसी स्टूडेंट के 100% नंबर आ गए हों? बिल्कुल, ऐसे इम्पॉसिबल है। मैंने ये तो सुना था कि आपके किसी एक आधे सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मतलब आपने तो छप्पड़ फाड़ कर नंबर ले लिए। लेकिन हमने देखा है कि बड़े से बड़े पढ़ाकों के लिए भी ये इंतहाई मुश्किल नजर आता है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो अब ऐसा लगता है कि ये जो इम्पॉसिबल था पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुल्क का हर बच्चा तालीमी मैदान में अपना नाम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और इस मेहनत का फल भी उसे बिल्कुल खूब और खूब तर मिल रहा है। क्योंकि जब हम मर्दान की बात करते हैं ना, तो मर्दान के सेकेंडरी बोर्ड के इम्तिहानात में कंदील सुहेल ने एक नई तारीख रकम की है, जिसके बारे में भी आपने जिक्र भी किया कि 1100 में से 1100 नंबर। अब मैट्रिक में जनाब 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। ऑफ कोर्स फर्स्ट पोजीशन, लेकिन रिकॉर्ड बनाया है। इस बेहतरीन कारनामे पर आज हम उनसे तो बात करेंगे, हमें वो ज्वाइन करेंगी नौशहरा से, लेकिन उनके साथ साथ मोहम्मद रफीक ताहिर साहब, फॉर्मर ज्वाइंट एजुकेशन एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कंदील, पहले आपकी तरफ ही आते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सवाल हमारा यह है कि मर्दान या नौशहरा की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे इलाके खैबर पख्तूनख्वा के, हम तो ये सोचते थे कि तालीमी सफ़र जारी रखना और इतने नंबर ले लेना कि जो बाकी सबके लिए बज़ाहिर नामुमकिन हो, आपने कर दिखाया उसे मुमकिन। कैसे?
जहाँ पर मुल्क के बाकी तमाम इलाकों की निस्बतन तालीम का रुझान कम ही है, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मेरी वालदा, मेरे असातिज़ा कराम, मेरे इदारे स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल ने की मेहनत की वजह से मुझे आज ये मकाम हासिल हुआ। और मेरा मानना ये है कि मेहनत इंसान को हर एक बुलंद मकाम तक बआसानी पहुंचा सकती है। जैसे कि शायर का वो शायर फरमाते हैं कि इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अच्छा, बड़ा खूब आपने शेर पढ़ के जरा माहौल को गरमाया और एक बड़ा अच्छा मैसेज भी इस शेर में। लेकिन कंदील बेटा, कहा यह जाता है कि लड़कियां बहुत पढ़ाकू होती हैं और लड़के जरा इस बात का बुरा भी मान जाते हैं, बट आपके नंबर्स देखकर वाकई यही लगता है। तो फिर ये बताएं कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, जब आप तैयारी कर रही थी, सबसे ज्यादा घर में या घर से बाहर हेल्प आपकी किसने की है? हाँ, मैंने बहुत मेहनत की इस कामयाबी के हुसूल के लिए, और वो कहते हैं ना कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। और मेरी इस कामयाबी में मेरे दोनों अंकल्स ने, मेरी असातिज़ा कराम ने और मेरी ममा ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मेरी रहनुमाई की और मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा, ज़बरदस्त। कंदील, ये भी बताइएगा, नौशहरा जहाँ से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर तालीमी सफ़र को जारी रखना बिलखुसूस लड़कियों के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है? और ये भी बताइएगा मुझे कि जिस स्कूल से आपने तालीम हासिल की, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, वहाँ की सहूलियात कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? मेरा ताल्लुक ज़िला नौशहरा से है और मेरा ज़िला हर साल तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और मैं स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल अकोड़ा खटक में पढ़ती हूँ, जहाँ पर स्टडी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर इसरार हमारे जो प्रिंसिपल है वो भी स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को सर इसरार जैसे प्रिंसिपल मिले, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं और उनको कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, चाहे कोई भी सिचुएशंस आए, आपने हिम्मत नहीं हारनी बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना है। और टीचर्स भी हमारे स्कूल के बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो हर एक स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कोविड-19 जो था उसकी वजह से लॉकडाउन जो हो गया था, तो स्कूल सारे बंद थे, तो जाना तो मुमकिन नहीं था, तो इसलिए जो ऑनलाइन फैसिलिटी थी तो वो भी हमें फराहम की गई थी। और जो भी हमें कुछ मसला होता था तो हम जाते भी थे स्कूल, मसला हल करने के लिए हमारे टीचर्स हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। और टीचर्स ने हर मुश्किल हालात को फेस किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमें बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाया। और दूसरा ये कि हमारे स्कूल में TSP सिस्टम है, टास्क सिस्टम प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे 2 मंथ्स मुसलसल पेपर होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, मतलब 2-2 सब्जेक्ट इस तरह होते थे, जिसमें तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती थी। तो इसी वजह से भी हमारा इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हर साल इसके बोर्ड में चले हम दुआ को भी बेटा। लेकिन कंदील, जब आपने कहा ना कि ऑनलाइन क्लासेस, अक्सर गिले शिकवे आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पे तो हम अच्छे तरीके से क्लास नहीं ले सकते, क्लास तो वही है जो फिजिकली ली जाएगी, लेकिन बहरहाल के वालिदैन भी साथ क्लास ले रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे वालिदैन का रोल का भी जरा हम जिक्र बेटा, तो ये बताइए पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी रही और उसके साथ साथ आज वो किस कदर खुश दिखाई दे रही? क्योंकि जब हमने भी कल कांटेक्ट किया था ना, तो पता चला था भाई इंटरव्यूज की भरमार है, हर एक चैनल आपसे राब्ता कर रहा है। बेसिकली बाबा तो मेरे 4th हो चुके हैं, वालदा बहुत ज़्यादा खुश है मेरे मार्क्स से, मुझ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुश है। और मेरी सारी फैमिली मुझ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है, और हाँ ख़ुसूसन मेरे नाना नानी और मेरी तमाम फैमिली मुझ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है। ज़बरदस्त। अब ज़रा कज़न्स का तो बताएं कंदील, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? क्योंकि आई एम श्योर उनके वालिदैन ने ये ज़रूर कहा होगा सीखो कंदील से, वो कैसे पढ़ती है, कितने अच्छे नंबर लेती है। तो अगर किसी कज़न ने कोई ऐसी बात की हो आपसे कि भाई तुम्हारी वजह से हमें वक्ता पड़ गया, वो क्या बात थी? मेरे सब कज़न माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जब मैं बोर्ड से आई, मतलब फंक्शन से जब मैं आई, तो मेरा बहुत ज़्यादा शानदार इस्तकबाल किया, मुझ पर फूल भी निछावर किए और रात को फायर वर्क भी की मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा सब खुश थे। तो अब ये भी जल्दी से बताइए कि नंबर्स तो आपने ले लिए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पाकिस्तान में रह के तालीम हासिल करनी है, या अगर कभी चांस मिलता है तो आप जाएंगी, कोई फॉरेन प्लान करेंगी अपनी फॉरेन स्टडीज़ के लिए?
मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ कैंसर की, क्योंकि मेरे वालिद साहब कैंसर की वजह से फौत हुए थे और मैं चाहती हूँ कि मैं कैंसर की डॉक्टर बनकर कैंसर का इलाज दरियाफ्त करूँ, लोगों का मुफ्त इलाज करूँ। और अगर मुझे कभी बैरून मुल्क जाने का मौका भी मिला तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। और गवर्नमेंट ऑफ KP ने तो बहुत ज़्यादा, मैं तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें फ्राहम की है, तो मैं पाकिस्तान में ही रहकर एजुकेशन हासिल करना चाहती हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा कंदील, अब ये बताएं कि गोल्स क्या हैं? कोई ऐसा गोल भी सेट किया कि आपके इलाके की जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, उनको दोबारा स्कूल का रास्ता दिखाया जा सके? कंदील, अगर आपको आवाज आ रही है, गोल्स क्या हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लेकर? अगर कोई गोल है प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं प्रोफेशनल लाइन अचीव करने के बाद रोल मॉडल बनूँ अपने इलाके में उन बच्चों के लिए जो कि गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते। और मैं इंशाल्लाह उनको एक ऐसा माहौल फराहम करना चाहती हूँ कि कोई भी बच्ची तालीम से महरूम ना रह सके, और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। बहुत शुक्रिया बेटा कंदील, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। आपसे राब्ता रहा और मजीद बहुत सारी दुआओं के साथ आपको यहाँ से रुखसत भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अहम ब्रेकिंग है, वो अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर लेते हैं कि सऊदी अरब का आज कौमी दिन मनाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में ट्विटर पैगाम के जरिए खादिमैन हरमैन शरीफैन को मुबारकबाद भी दी है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। सऊदी अरब को मुदब्बिराना क़यादत के ज़ेर साया तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले मंजरे आम पर आया है। तो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अपने पड़ोसी मुल्क, दोस्त मुल्क सऊदी अरब को भी इस खुशी के मौके पर ढेरों नई ख्वाहिशात और दुआओं के साथ आज उनका ये जो इंडिपेंडेंस डे है उसे विश करें। आज कौमी दिन सऊदी अरब का, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब को मुदब्बिराना क़यादत के ज़ेर साया तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से अहम ट्वीट हमने आपसे शेयर किया। तो बरादराना मुल्क सऊदी अरब, आज वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ढेरों और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जबरदस्त। चलें जी, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर मोहम्मद रफीक ताहिर साहब, फॉर्मर ज्वाइंट एजुकेशनल एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सर, वेलकम टू द शो। गुफ्तगू आपने भी सुनी सर कंदील की, बड़ी पुराज़म बच्ची, और माशाल्लाह ये जब हम देखते हैं कि इस तरह हमारी बच्चियां तालीम के मैदान में झंडे गाड़ती हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा फख्र महसूस होता है। थोड़ा सा आपसे जानना हम ये चाह रहे हैं सर, इसमें सब्जेक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं, उर्दू भी है, इस्लामियात भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, ऐसे सब्जेक्ट में ज़रा मैथ्स तो नहीं है, ना ही हम देखते हैं कि MCQs होते हैं, तो ये 100% मार्क्स ये आना थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जो कंदील बेटी है उसके और उसके वालिदैन और असातिज़ा सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। उसने एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है, बड़ी डिस्टिंग्विश अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़ा प्राउड और प्राइड वाला दिन है उसके लिए आज के, उसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। गुजारिश ये है कि जो मार्क्स का 100% आना मेरे नज़दीक, तो मैंने भी कोई तालीम में 34-35 साल गुजारे हैं और मैं उस्ताद भी रहा हूँ, पढ़ाने का भी कोई मुझे मौका मिला है, पेपर चेक करने का भी मुझे मौका मिला है। ये अननेचुरल था, ये बिल्कुल जो जो उन्होंने की है, मेरे नज़दीक ये मेरा अपना ख्याल है एज एन एजुकेशनिस्ट या एज ए टीचर या एज इवन असेसमेंट या एवेल्युएशन करते हुए जो एक जहन में एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि आपको पता हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक मेमोरी टेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमने जो सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है, हम उसके अंदर इस जो नया असेसमेंट फ्रेमवर्क हम बना के अभी पहली से 5वीं का बनाया, आगे भी बन रहा है,
उसमें हमें सारे चीजों को चेंज कर रहे हैं, टोटली चेंज अच्छा। कर रहे हैं कि ये टोटली मेमोरी टेस्ट जो होता है वो एक बस आप रटा लगाते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी ये नेचर के खिलाफ होगा कि आपने जो कुछ याद किया 100% कैसे सर यहीं पर ही फिर मुझे बताएं, आपने एक वर्ड यूज किया कि अननेचुरल, तो क्या ये मामला मुतनाज़े भी हो सकता है कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि तमाम नंबर्स जो हैं वो सबके सब सब्जेक्ट्स में एक साथ आ गए? फिर अक्सर स्टूडेंट्स ये गिला करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं खुद भी पेपर चेक करता रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं उस्ताद अच्छे मूड में नहीं होंगे वरना मैंने तो पेपर बहुत अच्छा किया था। देखें, बच्चों का तो ये दावा हमेशा ठीक ही होता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा, बल्कि अभी चंद दिन पहले की मैं एक मिसाल देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के हम उसमें बैठे हुए थे बोर्ड में, तो वहाँ एक बच्ची की एप्लीकेशन आई थी कि मैंने बहुत आला पेपर दिया है पीएचडी के लिए और मेरा रिजल्ट, और मुझे कॉल नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए। हमने उसका पेपर मंगाया, सब कुछ देखा, तो पता चला कि उसने कोई 30-32 नंबर 100 में से स्कोर किए हैं, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 70 पासिंग मार्क्स थे पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो उसका क्लेम तो यही था कि मैंने बहुत ही आला पेपर किया। एक एक पहलू देखा। बात ये कि बच्चों का तो नेचुरली उनके जहन में ये चीज होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक काम जो भी मुझे आज सुबह इत्तला मिली है कि केपी के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बना दी है और वो तमाम बच्चे जिन्होंने शायद 196 या 94 से ऊपर जिन्होंने भी नंबर लिए हैं, उन सब के वो केस को रिव्यू करने लगे हैं। मतलब ये मामला, हाँ रिव्यू होगा ये सारा मामला। ये एक बड़ी खबर दे रहे हैं आप सर जी कि केपी ने एक कमेटी बनाई है और जैसे मैंने पहले अल्फाज इस्तेमाल किए, मुतनाज़ा होने जा रहा है ये मामला। जी, मैंने अभी सुबह ही मुझे इतला दी गई किसी सोर्सेज से और उन्होंने बताया कमेटी बन गई है। 1096 या 1094 से ऊपर जिन्होंने नंबर लिए हैं उन बच्चों के दोबारा उसको चेक ठीक है, वो रीचेक होगा। एक सिर्फ बात और सर, क्या ये मुमकिन इसलिए भी हो पाया कि सब्जेक्ट्स कम हो गए, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम्स का? मेरे ख्याल में ये भी अगर हम इसको भी इस फैक्टर कंसीडर करें तो ये फिर भी मेरे नजदीक ठीक है, आपके नजदीक मुमकिन नहीं था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। भले वो रिव्यू हो लेकिन उस बच्ची को मुबारकबाद जिसने 100% मार्क्स लिए हैं। चलें जी, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में ना इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं और मैंने वाकई में अक्सर देखा है कि बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं, राइवलरी आ जाती है और फिर वो टीचर्स को जाके कोई फेल नहीं हुआ ना ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी स्कूल्स के बच्चे अमूमन या कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं ना वो एक पॉइंट के हवाले से भी ना दिलो जान की बाजी लगाने वाले मामलात होते हैं। और आपने तो देखा है, मैं कोई बुरा वाकया याद नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे याद है ना कि मैट्रिक में इम्तिहान ना आने के बायस बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की जानिब। और आज के दिन की मुनासबत से ही हमारा ये मौजू है साइन लैंग्वेज, इशारों की ज़बान का आलमी दिन है आज, ज़बान वालों के लिए बल्कि सब के लिए। ये एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। 23 सितंबर दुनिया भर में समाज से महरूम अफराद की इशारों की ज़बान के दिन के तौर पर मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम इस दिन का इनकाद आज से 3 साल पहले 2018 में किया गया। मकसद क्या था? समाज से महरूम जो अफराद उनके समाजी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी ज़बान की अहमियत को उजागर किया जाए, और ये फ़ैसला यूएन की जनरल असम्बली की तरफ से हुआ था। और हम फिर ये भी देखते हैं कि दिसंबर 2017 की जनरल असम्बली की करारदाद के जरिए इस दिन को आलमी दिन की हैसियत दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो समाज से महरूम अफराद कई समाजी और मौशी मौक़ों से महरूम रह जाते हैं, इसकी वजह उनका रवायती ज़बानों में हुनरमंद और तालीम याफ्ता ना होना है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक समाज से महरूम अफराद के ज़रिए इस्तेमाल इशारों की ज़बानें मुकम्मल ज़बानें हैं, इसीलिए इन ज़बानों की सरकारी सतह पर पहचान और इन ज़बानों की बका बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम सरकारी सतह पर की बात करते हैं ना, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की, जिसने सरकारी सतह पर इस मामले को उजागर किया। आज शायद ही कोई शाज़ो नाज़र, बल्कि हम तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्राइवेट चैनल होगा कि जहां पर इन अफराद के लिए, इन मखसूस अफराद के लिए क्या कोई भी ऐसा शो या कोई भी ऐसी खबर का टुकड़ा क्या इस अंदाज में पेश किया जाता है जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियोज में जिस शख्सियत को मदऊ किया है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से है। हमारे यहाँ की एंकर पर्सन है जो कि साइन लैंग्वेज पर महारत रखती है और नाम है उनका फलकनाज। फलकनाज इज विद अस। फलकनाज, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جس طرح ذریعات نے کہا نا فلک کہ کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا، تو واقعی یہ بات تو درست ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کے دن بات کر لیں، کبھی کبھی شو کر لیں، کبھی کبھی ایک سیگمنٹ کر لیں. اور جب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ سائن لینگویج کے ذریعے انٹرپریٹ کر رہی ہیں. کس کے لیے؟ جو نہیں سن سکتے وہ سمجھ تو جائیں ان کی سائن لینگویج سے. فلک اب مجھے ذرا بتائیں آپ کی اپنی کہانی. ماشاءاللہ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بول سکتے ہیں وہ تو یہ لینگویج سیکھتے نہیں ہیں. آپ نے یہ لینگویج سیکھی، سوال ہے کیوں سیکھی؟ سب سے پہلے میں بتا سکوں کہ یہ میری گھر کی زبان ہے، اور جس طرح ایک پٹھان اپنے گھر میں پشتو بولتا ہے اور پنجابی اپنے گھر میں پنجابی بولتا ہے، اسی طرح میرے گھر کی جو زبان تھی، کیونکہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ بول سن نہیں سکتے تھے، اور میرے گھر کی زبان جو ان سی تھی وہ اشاروں کی زبان تھی. تو یہ اسی لیے میں نے اشاروں کی زبان جو ہے گھر سے ہی اس کا انعقاد ہوا. اور آج مجھے اللہ پاک نے اس جو ایک عزت بخشی ہے وہ اشاروں کی زبان میں ہی بخشی ہے. تو میں اپنے والدین کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ درد رکھ کے میں اس محکمے میں آئی اور اشاروں کی زبان میں ایز اے نیوز اینکر سب کو انٹروڈیوس ہوئی. تو فلک یہ بتائے گا، مطلب یہ سائن لینگویج انتہائی ایک مشکل سی چیز ہے. ہم جب بھی کسی کو بات کرتے ہیں، کوئی دور بیٹھے اور ہم اس کو اشاروں میں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتا. بعض اوقات تو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمارے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں یہ سن لو IFB کا مسئلہ، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. آپ کے لیے کتنا مشکل رہا ہے کسی کو اپنی بات سمجھانا؟ میرے لیے مشکل تو نہیں رہا، لیکن کیونکہ یہ عام جو سے ہیں، کسی بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں، اگر آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی تو آپ پھر اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب ایک گلاس آپ پانی پیتے ہیں تو اٹس مین کہ یہ پانی کا اشارہ ہے کہ پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. تو یہ بہت ایزی ہے، اس کو مشکل نہیں لیا جا سکتا. کیونکہ اب میں نے جس طریقے سے اب میں موٹر وے پولیس میں بھی کام کر رہی ہوں، وہاں پہ بھی میرے جو IG صاحب ہیں انہوں نے میری اس پرپوزل کو سنا کہ بھئی سائن لینگویج کا ہونا کتنا ضروری ہے. جب کوئی ٹریول کر رہا ہو ڈیف پرسن تو اس کو بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اپنی بات سمجھا سکے. اور ہمارے پولیس آفیسرز کو بھی سائن لینگویج آنی چاہیے. تو جس پہ ہمارے IG کلیم امام صاحب نے ہمیں پرمیشن دی، اور ماشاءاللہ سے میں اپنی جتنی بھی فورس ہے، یہ پاکستان کی پہلی فورس ہے جس کو میں سائن لینگویج سکھائی ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے سائن لینگویج کے ساتھ، تاکہ وہ ڈیف بندہ کہیں بھی اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار نہ ہو، اور وہ ٹریول کرے تو اس کو بھی خوشی محسوس ہو کہ بھئی یہ لوگ سب میرے اشاروں کی زبان کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا ہے. جی جی، اسلام آباد میں ماشاءاللہ سے پوری جتنی بھی ہماری موٹر وے پولیس کے جتنے بھی ہمارے M1 ہے، جو ہمارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ساؤتھ ہے زون، اور اس کے علاوہ موٹر وے زون ہے، اس کے علاوہ جتنے ہمارے زونل جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان سب میں ہم سب کو POs وغیرہ کو بھی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں اشاروں کی زبان میں. زبردست. بس ایک بات اور، کبھی کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا فلک کے کہیں پر آپ تھیں جہاں پہ کوئی ایسا شخص تھا جو بول نہیں سکتا تھا اور فوراً سے پھر آپ نے اس کی مدد کی، اس کی بات کسی کو سمجھانے میں، اس کی بات سمجھنا، پھر اس کی بات کسی کو سمجھانا؟ دراصل ایک میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیف لڑکی تھی، 19 سال کی تھی، اور وہ گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا بتانا کہ بھئی میں کہاں سے ہوں، کیا ہے. پھر میری وہ ملتان میں تھی اور مشکل ہو گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے نیولی ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح ویڈیو کال پہ میری ان کے ساتھ جب چیٹ ہوئی اور پھر میں نے ان سے بات کی تو پھر ان کے گھر تک میں نے ان کو پہنچایا. یہ مطلب ان کی بات کو سمجھا، اور ان کے گھر والے بھی بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہماری بچی ہمیں مل گئی ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک It is beautiful. فلک thank you very much. بالکل. اور اس دعا کے ساتھ کہ جو آپ کام کر رہی ہیں وہ کام یوں ہی چلتا رہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی خصوصیات کا خیال رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا اشاروں کی زبان کی، یہ ان لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو سماج سے، گویائی سے محروم ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا عملی زندگی میں نمونہ دیکھیں تو ہمیں کشمیر میں بیٹھے وہ بہن بھائی نظر آئیں گے کہ جو کہ چیخو پکار کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا ہے کہ ان کی بات سمجھنے اور سننے سے قاصر ہے. لیکن یہ بیڑا کس نے اٹھایا؟ یہ بیڑا اٹھایا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے، اور پہنچے یونائٹڈ نیشنز. جب ان کا خطاب تھا تو اسے پوری دنیا میں سراہا گیا،
سمجھا گیا اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ سرحد کے اس پار جہاں جہاں کشمیری بہن بھائی کسی مغربی ممالک میں بستے ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کی سپورٹ کی گئی اور کہا گیا کہ کشمیر کے معاملے پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے اس کے اجلاس جاری ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے وہ کل اس سلسلے میں مخاطب بھی ہوں گے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے. تو اسی سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جوائن کریں ہمیں صحافی نوخیز عباس صحیح صاحب جو کہ اس پورے سیشن کو کور کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ معاملات پر ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے. نوخیز صاحب تھینک یو ویری مچ. نیو یارک سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. جاننا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ خطاب تو ہوگا کل, اس کی تیاریاں اپنی جگہ, اس کی ایکسپیکٹیشنز اپنی جگہ, لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کا وفد وہاں پر موجود ہے اور جو سائیڈ لائن کی ملاقاتیں بڑی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو کیا انگیجمنٹ رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی, کس کس سے ملاقات ہوئی ہے اور کون کون سی اور ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے سلسلے میں یہاں پر نیو یارک میں موجود ہیں اور گزشتہ روز ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی جن میں ناروے اور آئرلینڈ کے وزراء خارجہ, اس کے ساتھ ساتھ قطر کے نائب وزیر اعظم اور اسی طرح اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین اور ان کے اقوام متحدہ کے جو عالمی امور کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں میں جو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا ایشو زیر بحث رہا وہ افغانستان کا تھا. اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ان ملاقاتوں میں باور کروایا کہ افغانستان کو اس وقت کسی بھی طرح کے جو معاشی اور انسانی بحران سے بچانے کے لیے دنیا کو سامنے آنا چاہیے اور اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور افغانستان کی مالی معاونت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ سمیت دنیا میں جدھر جدھر افغانستان کے فنڈ جو ہیں وہ فریز ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ افغانستان کے حوالے کیا جائے تاکہ افغانستان کے معاشی مسائل میں کمی آئے. اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان ملاقاتوں میں یہ بھی باور کرایا کہ پاکستان نے جو بڑا اہم کردار ادا کیا, جو پچھلے دنوں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اس کے بعد جو ایویکویشن میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا, اس کو بھی ان تمام ملاقاتوں میں پاکستان کو سراہا گیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کیا رسپانس سامنے آ رہا ہے پرائم منسٹر کا خطاب سننے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو ہمارے فورن منسٹر ہیں ان کی فیوچر انگیجمنٹس آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ کل اگر ہم دیکھیں تو کس قسم کی ملاقات متوقع ہیں اور کیا مین ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ جی جو کل ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی بڑی اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں جس میں جاپان, فن لینڈ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سعودی عربیہ کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں شیڈول ہیں. ان ملاقاتوں میں بھی پاکستان, افغانستان اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو سامنے رکھے گا دنیا کے, اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ افغانستان کی ہر قسم کی مدد کے لیے دنیا کو سامنے آنا چاہیے. باقی جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کتنی پرجوش ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل عمران خان, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خطاب کے موقع پر یہاں پر ایک جوش اور ولولہ پاکستانی کمیونٹی میں دیکھنے کو ملے گا. یہ بات ایک ہے کہ پاکستانی کمیونٹی وزیر اعظم پاکستان کی یہاں پر موجودگی جو ہے اس کو مس کرے گی. تو اس حوالے سے ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن انڈین وزیر اعظم نریندر مودی جب اقوام متحدہ سے خطاب کریں گے تو یہاں پر ایک بڑا مظاہرہ جو ہے جس میں کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے گا وہ بھی طے ہوا ہے کہ اس موقع پر بڑا ضروری ہے. نوخیز صاحب اس سے ہم پیغام دیتے ہیں کہ اگر دنیا نہیں سن رہی تو جان لے کہ جب بات ہوتی ہے کشمیر کی اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین رول کیا رہا ہے تو پاکستان اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرتا ہے اور آواز بھی اٹھاتا ہے. سر تھینک یو, آپ ساتھ موجود تھے, آپ کو وقتاً فوقتاً ہم ضرور تنگ کرتے رہیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں کوثر جاوید صاحب, ان کی طرف بڑھتے ہیں. کوثر صاحب گفتگو نوخیز صاحب سے کرتے ہیں, آپ سے بھی میں پہلے ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ورچوئل لنک کے ذریعے خطاب ہے ڈیو ٹو کووڈ, تو پاکستانی کمیونٹی نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں وہاں پر بگ سکرینز کا اہتمام ہو کہ سننا ہے عمران خان صاحب کا خطاب؟
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब को जी आप हमें सुन पा रहे हैं कौसर जावेद साहब? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब को सुनने के लिए, वाच करने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतमाम किया हुआ है। इंडिविजुअली और बाज़ इज्तिमाआत की सूरत में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाने का एहतमाम है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और इस खिताब का बड़ी पुरजोश तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो भी इमरान खान को एक बहुत बैनुल-अक़वामी सतह का लीडर समझते हैं और बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन तो पहले ही हैं वो, उनकी वजह से भी उनकी वजह शोहरत है। और दीगर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, दीगर ममालिक के लोग हैं, वो भी इस खिताब को बड़े जोशो खरोश से सुनेंगे। कौसर जावेद साहब, अफगानिस्तान के मामले पर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ये अक्सर मुख्तलिफ है और दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। भारतीय साजिशें भी हम देख रहे हैं कि आए दिन बेनकाब हो रही हैं, फिर चाहे वो मुल्क का अमन तबाह करने से मुतालिक हो या पाकिस्तान से क्रिकेट को दूर ले जाने का मामला हो। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का ये खिताब आपकी नजर में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली इन तमाम मामलों को लेकर? उस टाइम पे जब वज़ीर इत्तलात ने कल सब कुछ सामने कर रख दिया, वज़ीर दाखिला साहब ने सब कुछ सामने रख दिया, दूध और पानी का पानी कर दिया। इंडियन इन्वॉल्वमेंट रही है। प्लीज सर। जी बिल्कुल, यहाँ के अवाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर अमेरिकन ये तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने खिताब में अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी भरपूर मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान पाकिस्तान ने जदोजहद की, पुरअमन इनखला करवाया और सूरत हाल को जो कंट्रोल रखने में मदद दी और वहाँ अमन अमान बरकरार रखने में भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। और इसके साथ साथ ये भी वो बावर करवाएंगे कि इंडिया का जो घिनौना चेहरा है, जो कई सालों से अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया का घिनौना चेहरा उस वक्त भी सामने आ गया जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने सिक्योरिटी का बहाना लगाकर अपने पाकिस्तान के टूर्स को कैंसिल कर दिया, जबकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है, हर तरह हालात कंट्रोल में हैं। और जिस अफ़गानिस्तान में जो दुनिया के जर्नलिस्ट, जो साइंसदान, जो अमेरिकन, दीगर ममालिक के जो अहम लोग थे, जो वहाँ पे महसूर थे, उनको अच्छे तरीके से अपनी सिक्योरिटी में काबुल से इस्लामाबाद लाकर जिस तरीके से अपने आप में ममालिक को रवाना किया, इससे पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान की जद्दोजहद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात किस तरह पुरअमन है और किस तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरे कंट्रोल में है। लेकिन इंडिया कोई भी मौका यहाँ से जाने नहीं देता कि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो, और वो इन साजिशों में लगातार अभी भी मसरूफ़ है, जबकि पाकिस्तान की हर कोशिश है वो अमन के लिए है। जी, इंडिया इन साजिशों में हमा वक्त जो है वो लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी क़यादत जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। बहुत शुक्रिया कौसर जावेद साहब, आपने अपना तज्जिया दिया इस मामले पर, सूरत हाल से हमें आगाह किया कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को, कश्मीरियों को वज़ीर आज़म इमरान खान के इस वर्चुअल खिताब से मुतालिक। लेकिन अब प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शेब, और बड़ी एक टेंस सूरत हाल थी, उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करते हैं। जो यूएन जाने वाले थे वो यूएन की सैर कर आए, लेकिन हर किसी को तो वहां का वीजा और टिकट इतनी आसानी से नहीं ना मिल सकती। तो वहां लेके जाते जाके टिकट कटाना ही नहीं है आपने। कटाना ही नहीं है आपने, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा एहतमाम करना है, खाना शाना बनाना है ताकि आपका रास्ता अच्छा गुजर सके, और साथ ही साथ आपने ये करना है कि आपने निकल जाना है नॉर्दर्न साइड की तरफ। वो अलग बात है कि आप अकेले निकल गए तो अब आपको कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान की सैर कराते हैं, जहां हरियाली, पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत वादियां, बहते झरने, आबशार और शोर मचाते दरिया गुजरते हैं। लेकिन कहां?
चुके हैं M15 मोटरवे, 110 किलोमीटर तवील ये मोटरवे। पहुंचेंगे मानसेरा, इस रोड की वजह से जल्दी पहुंच जाएंगे। कितनी देर लगेगी ये आगे जाकर आपको बताएंगे, लेकिन मोटरवेज का, इन नेटवर्क्स का बड़ा अहम रोल होता है कम्युनिकेशंस का, टूरिज्म के लिए। चाहे पाकिस्तान के किसी शहर, किसी गांव, किसी इलाके से आपने आना हो, चाहे बाहर के किसी मुल्क से आपने आना हो, आप इन सड़कों की वजह से, सड़कों के जाल की वजह से मंजिल तक पहुंचने में आसानी रहती है। कितना खूबसूरत रास्ता है, ये ड्रोन की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत ये मोटरवे है। जगह जगह रुककर एंजॉय करेंगे पहाड़ों के दामनों को, पहाड़ों की चोटियों का नजारा, ये सब देखेंगे। आइए दिखाते हैं। इस रास्ते की जरा सामने देखिए, ऐसा लगता है बादल आंख मचोली खेल रहे हैं। कहीं पर लग रहा है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। काले स्याह बादल, ये जो घटाएं हैं, ये लग ही रहा है कि मौसम बड़ा शानदार होगा। अब तो बेताबी बढ़ती जा रही है, मंजिल के जाने पहुंचने की जल्दी होती जा रही है। ये खूबसूरत रास्ता हजारा मोटरवे, वी आर इन द मिडल ऑफ इट, और अब हमारा जो स्टॉप है वो है मानसेरा। उससे पहले रुकना नहीं, बढ़ना है। सोचा तो ये था रुकेंगे नहीं, पहुंचेंगे मानसेरा, लेकिन इन बादलों ने, इन नज़ारों ने हमें रोक दिया। राइट साइड पे हवेलियां, खूबसूरत सा नज़ारा है इस मोटरवे से, और जो बादल है लग ये रहा है बरस रहे हैं, कहीं पर लग ये रहा है बरसने वाले हैं। ये तो खूबसूरत मौसम है। नॉर्दर्न एरियाज की जब बात होती है, खूबसूरत मौसम की बात होती है, कहते हैं हम पहाड़ पुकारते हैं, मैं कहता हूँ ये बादल हमें पुकारते हैं, और आज इस मौसम ने हमें पुकारा है। खूबसूरत सा ये मौसम है। सितंबर लगता ये है ये भीगे भीगे दिसंबर को पीछे छोड़ जाएगा, तो हम बढ़ते हैं आगे, पीछे छोड़ आ रहे हैं बहुत से खूबसूरत नज़ारे। हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं, ये टनल क्रॉस किए, 1-1.5 किलोमीटर की ये टनल, खूबसूरत टनल। वहां से निकल के जब इस तरफ आए, वहां हो रही थी बारिश, लेकिन यहां पर बारिश नहीं हो रही। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका जिक्र बहुत होता है, सड़कों की बात होती है, उसकी सिग्निफिकेंस की बात होती है। ये है वो रास्ता जो चाइना को गवादर से मिलाता है। खूबसूरत ये रास्ता है, जबरदस्त ये रोड है। ये एक टनल नहीं, ये टनल नंबर 1 है। आगे आएंगी और टनल्स, लेकर चलते हैं। हम इस्लामाबाद से निकले, उसके बाद 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे मोटरवे पर सफर करने के बाद M15 हजारा मोटरवे हम पहुंच चुके हैं उस मकाम पर जहां इस मोटरवे को छोड़ना होगा। एक और रास्ते की तरफ बढ़ना होगा, शाते ये मकाम है। इसके बाद तकरीबन 115 किलोमीटर नारायण कागान हसीन वादियां जा रहे हैं उस जाने भी, लेकिन अब सड़क
कैसी रहेगी यहाँ के बाद दिखाते हैं। शाते से जिस रास्ते की जानिब अब हम जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया था 115 किलोमीटर नारान कागान रास्ता, कुछ पैचेस खराब हैं, लेकिन इस रास्ते से मुताल्लिक कहा जाता है कि 1 से 1.5 घंटे का सफर बच जाता है। अब देखिए ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड कितना खूबसूरत सा ये व्यू है। पीछे एक पैच आया था, पथरीला रास्ता था। अगर मानसरा की तरफ से जाते हैं, जो एक रवायती रास्ता मैं कहूँगा जिससे लोग ट्रेवल करते आए हैं, तो रास्ता लंबा होता है। ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है। अब देखते हैं कितना छोटा है, कितना जल्दी हमें मंजिल के करीब ले जाता है। बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा। बालाकोट क्रॉस कर चुके हैं, नारान कागान के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम इंतहाई खुशगवार है। लग ही रहा है जो गर्म कपड़े लेकर आए हैं वो इस्तेमाल होंगे कि आगे बहुत ज्यादा ठंड होगी। 71 किलोमीटर रह चुके हैं, नारान पहुंचने में अभी कुछ वक्त बाकी है। कागान से तकरीबन 20 मिनट पीछे हैं अभी हम। जब बात कागान की हो, इस वैली की हो, 155 किलोमीटर तवील ये वैली जिसे कहते हैं लैंड ऑफ 1000 वाटरफॉल्स। जब बात आबशारों की है, एक आबशार मेरे बैकग्राउंड में, आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत आबशार का शानदार नजारा, क्योंकि ये आबशार हमें नजर आ रही है कि पहाड़ की चोटी पे शायद होगा कोई चश्मा, हो सकता है ग्लेशियर पर चांस है कि कोई चश्मा होगा। उस चश्मे से ये पानी नीचे को आ रहा है, किस खूबसूरती से अपना रास्ता बना रहा है। एक शानदार ये नजारा है। अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ कागान वैली तो गलत नहीं होगा। बहुत ऊंचाई से गिरता ये पानी एक खूबसूरत नजारा है। नीचे गिर रहा है दरियाए कुन्हार में ये पानी, देखिए खूबसूरत आबशार। दरियाए कुन्हार जिस तरफ से आ रहा है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हम नारान की तरफ जा रहे हैं। इस पुल पे जरा रुक गए, जो लेफ्ट साइड पे लोग रहते हैं, बल्कि इस वक्त तो ये जो चरवाहा है वो भी इन जानवरों को लेकर वापस जा रहा है, यानी ये जानवर लेकर जाते हैं इन पहाड़ों की तरफ, सब्जे की तरफ। जो लोग वहां पर रहते हैं, छोटे छोटे से खेत है वहां पर, कोई मटर उगा रहा है, कोई आलू की काश्त कर रहा है, वो भी लेकर यहीं से जाते हैं। पुल कनेक्ट करता है वहां बसने वालों को शहर से, बड़े इलाकों से, और वहां बसने वाले भले कम लोग ही हों, कम घराने ही ना हो, ये पुल उनके लिए बड़ा अहम है। अब इस तरह ही देखिए बकरे जा रहे हैं, पहाड़ी बकरे पहाड़ों पर जाते हैं, वहीं पर चढ़ते हैं, वहीं पर खाते हैं, फिर इन्हें यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं। और ये बड़ा जबरदस्त उनका रेवड़ इस पुल को क्रॉस करता चला जा रहा है। पुल की मूवमेंट डर बिल्कुल नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं है, हम एंजॉय करने आए थे इस व्यू को। लेकिन ये तो एक और ही मंजर हमने देखा कि जिस तरह से वो जानवरों को चलाने के बाद अब वापस लेकर जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर रहने वाले सर्दियों से पहले
फिर जानवरों को ले जाते हैं, शहरों की तरफ ले जाते हैं, अक्टूबर में ले जाते हैं तमाम जानवरों को, क्योंकि यहाँ पर उस बर्फबारी हो जाती है। तो अब शायद वो सीजन स्टार्ट होने वाला है जब ये जानवर यहाँ गांव देहातों से, पहाड़ों से शहरों की तरफ चले जाएंगे। जी वेलकम बैक और सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग अपना नाश्ता वास्ता एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद क्या करें, जब तक शो खत्म नहीं होगा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, नाश्ता साथ कर लेंगे, मंगवा लेते हैं, आप हुक्म करें। बस ठीक है, फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने नाश्ता क्या मंगवाना और फिर आप वो नाश्ता मंगवाएंगे। Done हो लेकिन गया। साथ ही साथ नाश्ता हम किसी और शख्सियत को भी करवा सकते हैं। बिल्कुल और करवाएंगे। ऐसा करने के लिए आज सुबह पाकिस्तान के खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ बसारत से महरूम बल्कि आंखों वालों के लिए भी एक उम्दा मिसाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बसारत से महरूम जुल्करनैन असगर साहब की, जिन्हें जनूबी एशिया के पहले नाबीना प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट का एजाज हासिल है। क्या बात है। जुल्करनैन साहब की ज़िंदगी के कई पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, कैसे वो मिसाल हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चैलेंजिंग रही, क्या सोच के साइकोलॉजी पढ़ी, आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ही वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी रही आज की सुबह? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। सर थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, साइकोलॉजी पढ़ने का ख्याल क्यों आया, साइकोलॉजिस्ट बनने का ही ख्याल क्यों आया? मुझे शौक़ ये था कि अपने आप को भी समझना है और माशरे के मुख्तलिफ रवैयों को भी समझना है। और मैं जब शुरू ही से देखता था मुख्तलिफ चीज़ों को, तो मुझे लगता था कि ये सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, लोगों के मुख्तलिफ रवैयों को। तो इस वजह से साइकोलॉजी पढ़ने का शौक़ आया। और दूसरी वजह ये थी कि जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे एक सीनियर को जो है वो साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं मिला था। और आई थॉट कि नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। वो भी कुव्वत बसारत से महरूम थी या और उन्हें एडमिशन नहीं मिला था। एंड दैट इज समथिंग जिसने आपको फोर्स किया कि अच्छा वाकई कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर पढ़ाई का जो मामला था वो कितना मुश्किल रहा, ब्रेल से पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट रहा? ब्रेल से पढ़ना मुश्किल इसलिए रहा कि प्राइमरी तक तो हमारे स्कूल में ब्रेल बुक्स थी। ओके। आफ्टरवर्ड ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं थी, कोई बुक मिलती थी, कोई किताब नहीं मिलती थी, कोई होती थी। अच्छा, उसके बाद फिर अब रियलाइज़ कि नहीं, ब्रेल इज़ जो है वो एक्सक्लूजनरी फॉर्म ऑफ थिंग है, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए वो एक्सेस नहीं होता, उसका पता नहीं होता उसको। तो फिर मैंने ऑनवर्ड जो है कंप्यूटर के सहारे जो एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ों को करना शुरू किया। ब्रेल इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन दो फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वो दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ जो है वो एजुकेशन। तो दैट्स वाई वो अल्टरनेट जो है वो मेथड है एजुकेशन का, तो इसलिए वो एसेंशियल भी है। तो उसके साथ चूंकि आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और फिर जब हम यहाँ पे एक नफ्सियात का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बसारत से महरूम लोगों के उन अफराद के हवाले से, हम वो इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने इन दोनों सलाहियतों से माला माल की खुसूसियात हमें शामिल हैं, बाज़ औक़ात हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। आपके पास जब कोई आता है तो आप उसकी किस तरह से रहनुमाई करते हैं, क्योंकि हम तो आंखों वालों होने के बावजूद भी इस तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन आप किस तरह से लोगों को गाइड और लोगों को डील कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। मुझे एक एज हासिल है दूसरे बाकी साइकोलॉजिस्टों पे, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो आराम से खुल के बात करते हैं कि देव रियलाइज़ कि उनको जो है वो जो शख्स है नेक्स्ट उनके सामने बैठा हुआ वो उनको वो जज नहीं करेगा। और वो उनके लिए एट ईज़ होना आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आंखें होना या ना होना इट्स समथिंग
लाइफ वे ऑफ लिविंग है ना कि अगर लेट्स सपोज किसी शख्स की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई शख्स बल्की है, कोई शख्स स्लिम है, तो इसी तरह से हमारा ज़िंदा रहने का एक ज़िंदगी गुजारने के ये तरीका है। तो बहुत से लोगों को अपनी वो चीज़ मालूम नहीं होती, कुछ लोगों को मालूम होती है कि ये मेरी बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। और इसमें जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी तो वैसे भी स्ट्रगल का नाम है, बिकॉज अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो फिर लाइफ नहीं होती। तो आप एक मोटिवेशन है, जब आपने स्ट्रगलिंग लाइफ की बात की है, फिर लोगों की लाइफ को किस हद तक आप मोटिवेशनल पार्ट देते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है ये? बहुत मज़े का काम होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं एक इदारा भी चलाता हूँ, डिसेबिलिटी पे काम करता हूँ, उस इदारे को हेड करता हूँ, पुठवा मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के नाम से। और हम जब लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मेनली काम करते हैं और उनको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए, आगे जाने के लिए, अपनी हुकूक को हासिल करने के लिए जो है वो उनको इंगेज करते हैं। हम रिसर्चेस भी करते हैं और उसके अलावा हम लोगों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं ताकि लोग अपने हुकूक को जो है वो उनका बाख्तियार हों और अपने हुकूक को हासिल कर सकें। ज़बरदस्त। सर मैं फिर आऊँगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। एक ऐसा तरीक़ा इलाज जो दवाई से नहीं बातों से होता है, बातों से किसी का इलाज करना, बातों से यानी गुफ्तगू से किसी के बंद गिरह को खोलना, ये खासा मुश्किल काम है। तो सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तगू से आप करें और आप उससे एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, वो कैसा दिखता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, उसके माथे पर कितने बल हैं, ये आप नहीं देख रहे, लेकिन सिर्फ उसके गुफ्तगू से, उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड से आप समझते हैं दर्द कितना ज़्यादा है, इलाज कैसे करना है। बिल्कुल मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करने के बाद, क्योंकि हमारी जो टोन होती है, बहुत दफ़ा हम अपने एक्सप्रेशन छुपा सकते हैं, लेकिन हमारी टोन जो है वो हम नहीं छुपा सकते, हमारे अल्फाज के पाजेस जो है वो नहीं छुपा सकते। और ये वो चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है लोगों का वो करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी अगर आप किसी शख्स को अच्छे से एक कंधा मिल जाए जहाँ पे बैठ के वो बात कर सके तो आपका बहुत सारे मसला जो है वो बात करने से ही हल हो जाता है। हाँ। सर आपके बारे में एक दिलचस्प मालूमात हमें मिली और ये मालूमात हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि अगर आपसे कोई बात करता है और उससे सालों पहले आपकी मुलाकात हुई है, तो अगर आपकी कई सालों बाद भी जाकर उससे मुलाकात होगी, आपने उसे देखा नहीं, सिर्फ उसे सुना है, आपको उसका नाम याद रहता है। और इसकी एग्जाम्पल अभी हम उस वक्त देख भी चुके हैं जब आप स्टूडियोज में आए और वकास की कोई बात आपके कानों तक पहुंची है। वकास बंगस जो कि हमारे प्रोड्यूसर, आपने कहा कि अच्छा ये वकास है। बिल्कुल हाँ, ये जो है बिल्कुल है, क्योंकि वकास से 2012-13 में मुलाकात हुई थी। आफ्टरवर्ड जो है वो आवाज़ सुनी तो आई थॉट कि वकास ही जो है वो इस प्रोग्राम को उस तरह से देख रहे हैं, तो मैंने उनको रजिस्टर कर लिया था। बिल्कुल, यानी आज से चंद सालों बाद जब आप हमारे से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी तो हमें पहचानेंगे। बिल्कुल, अगर हमने आवाज़ बदली तो फिर आप आवाज़ बदल सकते हैं, अपनी टोन तो नहीं बदल सकते। क्या बात है, मतलब ये वो एक एलिमेंट है कि जिस पे हम कह सकते हैं कि ये वो खासा है, ये वो यूएसपी है कि जिसके थ्रू ये पहचान जाते हैं। यानी इसका मतलब टोन, बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो जब दोबारा विजिट करे तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये वही पेशेंट है। बिल्कुल, उसके बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ौरन से मालूम होती हैं और बहुत दफ़ा जो लोग आते हैं उनको वो चीज़ वो फिर एट ईज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके इश्यूज़ को मैं गौर से सुनता हूँ और उनको वो मालूम होती हैं, तो इसलिए वो दैट हेल्प्स। अच्छा, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, क्योंकि माशाल्लाह वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा हुआ और आप अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को पहचान और समझ बूझ लेते हैं। क्या जो बाकी ऐसे अफराद हैं जो कि बसारत से महरूम हैं, जो कि नहीं देख सकते, क्या उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं? क्योंकि हर किसी का वो जिसको कहते हैं कि समझ बूझ का वो पैमाना नहीं होता। बहुत से मुश्किलात होती हैं जब बच्चा किसी भी घर के अंदर किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो वहाँ से सबसे पहली तो मुश्किल पेरेंट्स का वो रवैया शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ जब वो पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनके लिए सदमा होता है
کہ اب یہ بچہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہمارا بچہ یہ رول ادا کرے گا، یہ کام کرے گا، اس طرح سے اس نے یہ کام جو ہے وہ رولز نہیں پرفارم کر سکتا، تو وہ ان کے لیے شاکنگ ہوتا ہے. تو وہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کی سطح پہ بھی، ایز اے سوسائٹی، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ جو جس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو وہ ان لوگوں کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جو لوگ مشکل اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اسپیشل ایجوکیشن کے کچھ چند ادارے ہیں. ہر تحصیل کے اندر اگر دیکھیں تو تحصیل کا ریڈیس 90 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تو میرے حساب میں یہ انکلوسیو ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے بچوں کو ہر ایجوکیشن فار آل انڈر دی ون روف، ایک ہی چھت کے نیچے سب کے لیے تعلیم ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ جس کے لیے جو ہے وہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ نہ ہو، اور پھر دوسرے بچے بھی سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چلڈرن لیونگ ود ڈسیبلٹی اگر پڑھ رہا ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اسکر صاحب، ایسے بچوں کو ہم اکثر اسپیشل چائلڈ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ سکولز بہت کم ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں، اور جو کم ہیں شعیب وہاں پر فیسیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ پیرنٹس جو کہ جن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے، وہ اپنے بچوں کو ان کی اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری فیسز کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو وہ آپ چونکہ خود اس تمام تر معاملے سے گزرے ہیں، حل کیا نظر آتا ہے آپ کو اس چیز کا؟ حل یہ ہے کہ ایجوکیشن، جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے ایکسیسیبل ہونے چاہیے، ان کی ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے ٹیچرز کی، اور وہ کوئی بھی بچہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہو تو وہ سرکاری سکولوں میں آرام سے داخل ہو سکے، پرائیویٹ سکولوں میں آرام سے داخل ہو سکے. بلکہ میرے نزدیک تو حل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سکول ہے اور اس میں 5 سے 7% اگر کوئی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز نہیں ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سکول سب کو شامل نہیں کر رہا، وہ شاملاتی نہیں ہے، وہ انکلوسیو سوسائٹی کی طرف اپنا رول پلے نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر سکول کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ سکول پالیسیز کے اندر ریفارمز آئیں، بہت ساری اور چیزیں ہوں، تاکہ سارے سکولز جو ہے وہ جو ہے ایکسیسیبل اور انکلوسیو ہوں. اس میں کوئی شک نہیں سر، اگر ہم صرف قوت بصارت سے محروم کسی شخص کی بات کریں، قوت سماعت گویائی سے محروم کسی شخص کی بات کریں، یعنی کسی بھی ایسے شخص کی بات کریں جس کے لیے میں یہ ٹرم بار بار اس لیے استعمال کرتا ہوں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی ایسے شخص کی بات ہو تو ایک ہی ٹرم یوزر آف دیٹ از پرسن ود ڈفرنٹ ابیلٹی. اسٹاپ یوزنگ دا ورڈ ڈسیبل، پرسن ود ڈفرنٹ ابیلٹی، یہ ٹرم یوز ہونی چاہیے، اور اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. سر، جب بات ہم انکلوسیو سوسائٹی کی کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی چونکہ میں بڑا اس پر بات کرتا آیا ہوں کہ اسکول میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جی یہاں پہ ٹرانسجنڈر نہیں پڑھ سکتا، اسکول میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں پڑھ سکتا. ہر بچے کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے چونکہ جو دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو سکھانا ہے، سکھانا اس کو نہیں ہے جس کو پہلے سے کوئی پریشانی یا چیلنج ہے. سکھانا اس بچے کو ہے جس نے سوسائٹی میں آگے چل کے سمجھنا ہے کہ اچھا اس کو بیہیو کیسے کرنا ہے اس شخص کے ساتھ جس کی ڈفرنٹ ایبیلٹیز ہیں. اور ایسے میں بہت اہم رول پیرنٹس کا بھی آتا ہے کہ پیرنٹس کو ڈے 1 سے بچوں کو بتانا ہے تھرڈ جینڈر بھی ہے، یہ بتانا ہے اچھا ڈفرنٹ ایبیلٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اور یہی والدین معاشرے کی اساس ہیں، تو سب سے پہلے رول ہی ان پر آتا ہے. سر لیکن میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ نے ذرا احاطہ تو کیا اس معاملے کا کہ مسائل ہیں، لیکن آپ نے جب قدم بڑھائے، آپ ماشاءاللہ آگے بڑھے، آپ ایگزامپل بنے ہیں، آپ کو سوسائٹی کس حد تک سینسٹائز ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہماری نوجوان نسل جب آپ روزمرہ زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کو کس حد تک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے when you see that they support you? There is a difference, لیکن وہ ڈفرینس ایسا نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ ریمارکیبل ڈفرینس ہے. رائٹ. جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ سکولز کے حوالے سے، لیکن ایک امپورٹنٹ ایریا جو سمجھنے کی ہے، مسئلہ اس شخص کے اندر نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی امپیئرمنٹ کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے. مسئلہ سوسائٹی کا ہے کہ وہ اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی. مسئلہ اس لیے اس طرح سے ہے کہ 15% لوگوں کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ 85% لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے ساروں کے لیے اگر
पर्सन के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है तो दैट मीन्स पर्सन लिविंग विद जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ या जो लोग डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ लाइफ गुजारते हैं, दैट्स समथिंग जहाँ पे कि आपको वो इंक्लूड होना ज़रूरी है। और वो सब के लिए इंक्लूसिव होने के लिए कंप्लीट माशरा तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उस 15% को आप शामिल नहीं करें। तो इसका मतलब ये है कि ये सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सोशल फैब्रिक को जो है वो थोड़ा सा जो अल्टर करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत तो है। उसका साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और चूँकि आपने भी एक स्पेशल इंस्टीट्यूट में ही ये सारा अमल पूरा किया अपनी एजुकेशन का, वो दोस्त वो क्लासमेट जो आपके साथ उस वक्त हुआ करते थे या जिनके साथ आपने साइकोलॉजी अपनी कंप्लीट की, क्या वो भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह से किसी न किसी शोबे से वाबस्ता हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैंने मैट्रिक तक स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा, उसके बाद मैंने मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जो है वो पढ़ा। गॉर्डन कॉलेज से मैंने इंटर ग्रेजुएशन किया, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और बाकी की जितनी तालीम है मेन स्ट्रीम उसमें पढ़ी। और मेरे ख्याल में जो रियल लर्निंग होती है, आपको जो आप ज़्यादा एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो आपको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ज़्यादा मिलती हैं। स्पेशल एजुकेशन कंपार्टमेंट्स में चले जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट होती चली जाती है। तो दैट्स वाई मेरे ख्याल में ये अच्छा। दूसरी बात आपने की कि दूसरा पार्ट के वो लोग भी क्या ऐसे ही मेरा एक क्लास फेलो जो है वो ही इज़ डूइंग लॉ माशाल्लाह इन इस्लामाबाद। वो थोड़ा सा जो है वो उतना अच्छी नहीं उनकी प्रैक्टिस चल रही, लेकिन इस तरह से मेरे क्लास फेलो बाकी, लेकिन ये है कि वो यूनिक फील्ड्स के अंदर नहीं आए उस तरह से, वो उन्होंने वो प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली वो उस तरह से कि जो कि पहले जहाँ पे मुख्तलिफ डिसेबिलिटी के साथ लोग थे और उन्होंने उस तरह से उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होता है। इट्स नॉट कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्रिएट करना पड़ता है। इट्स समथिंग जो कि आपको क्रिएट करनी है सिचुएशन, और वो उसी सूरत में हो सकती है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। सर तो मतलब ये नहीं कि वो ठीक है आप मतलब ये नहीं कि क्या इतना पढ़ लिखने के बाद भी हम कह सकते हैं कि वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब आपने अपॉर्चुनिटी की बात की है तो कहीं ना कहीं तालीम हासिल डिग्री लेने के बावजूद आप हिम्मत हार बैठे कि कहीं और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो लिहाजा अब घर पर ही टीचिंग कर लें, घर पे चले जाएं। तो दिस इज समथिंग जो कि ये होता है एट टाइम, क्योंकि ये पर्सनालिटी टाइप भी होती है ना कि आप किस तरह से कितना रिबेल करते हैं चीज़ों को, कितना रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। तो वो आपको मैटर करती है बहुत उस तरह से, और वो आपको एक्सेल करने में या उसमें वो हेल्प भी करती है एट टाइम, और एट टाइम आपकी जो है वो रिटेलिएट करने वाली जो आदत होती है चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने की डिफरेंट तरह से, तो वो आपको एट टाइम सपोर्ट भी करती है। वो चीज़ होनी ज़रूरी है। ओके सर, स्कूल तक का जो मामला है वो तो ज़ाहिर समझ आता है कि स्पेशल स्कूल है तो वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल तो वहाँ पर आपने क्या चेंजेस देखी? क्योंकि कुछ इदारे तो मैंने विजिट किए जहाँ पर यह है कि अब वहाँ पर आप पूरी की पूरी किताब लेकर जाते हैं एंड दे डू हैव दैट स्पेशल प्रिंटर्स जो कि इसे ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं। क्या गॉर्डन कॉलेज में या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम मौजूद था कि आपको सपोर्ट किया गया इस मामले में कि क्योंकि ज़ाहिर है आपको काफ़ी किताबें पढ़नी है, वो किताबें आपने इसी तरह से पढ़नी है कि आप जब वो किताबें कन्वर्ट होंगी? बिल्कुल, आपका बहुत अहम ये सवाल है। अब ब्रेल इम्बोज़र अब जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन एट दैट टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उतने ज़्यादा नहीं आए थे, और मैं ये करता था कि मेरे फ्रेंड्स का सर्कल बहुत अच्छे थे। मेरे दोस्त जो है मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो एक तरह से समवट कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जब मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ तैयार करनी है तो वो मेरे लिए कैसेट्स रिकॉर्ड करके दे देते थे और वो मैं सुन लेता था। और दूसरा ये कि मैं ब्रेल का जो है वो ले जाता था, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती थी वो मैं नोट्स ले लिया करता था, तो वो मेरे लिए आसान होता था। लेकिन मेरे दोस्तों का जो है वो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जो है वो इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया तो वो होता, तो वो एक जो है वो, और मुझे टाइम लगता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए ब्लेसिंग थे। क्या बात है। अच्छा, सिर्फ दोस्त नहीं, आई एम श्योर उस्ताद भी, क्योंकि जाहिर है आपने फिर इम्तिहान लिख कर नहीं देना, आपने सुनाना है, फिर वाइवा होता होगा। नहीं, वो बेसिकली हमारे राइटर्स होते थे, दूसरे बंदे को हम बताते थे कि आपने
وہ بتاتے تھے کہ آپ فلاں کو لا سکتے ہیں اس طرح سے, تو میں ان کو لکھواتا تھا, ڈکٹیٹ کراتا تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے یہ سسٹم ٹھیک ہے ڈکٹیٹ کر کے لکھنے والا, یا آپ کو لگتا ہے کہ وائوے کی طرف جانا چاہیے؟ میرے خیال میں کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے کا جو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے کمپیوٹر ٹائپنگ کی بات کی تو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ وہ ٹیکنالوجیکل ایشوز, اب دنیا بھی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, تو وہاں پہ صرف پرابلمز آتی ہیں آپ کو کہ مطلب جب کبھی آپ نے موبائل فون یوز کرنا ہے یا کوئی کسی ایپ کا استعمال کرنا ہے, وہاں پر کیا کس طرح سے فیس کرتے ہیں ایسے ایشوز کو آپ؟ کمپیوٹر پہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جاب ایکسیس ود اسپیچ, وہ یوز کرتا ہوں. لیکن یہ جو اینڈرائڈ فون ہے, آئی فون ہے, یہ ان کے اندر گوگل ٹاک بیک ہوتا ہے. اچھا, اوکے. اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بولتا ہے اور وہ پراپر طریقے سے, وہ میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو یوز کرنا. اگر ہمیں دیکھو تو یہ اب بیکاز جو مختلف لینگویجز ہیں, اینڈرائڈ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے اردو, سندھی, پنجابی, ہندی, یعنی کہ واٹ ایور لینگویج, یہ پڑھتا ساری ہے. آئی ڈونٹ نو لکھنا جو ہے, کیونکہ میں خود I'm quite comfortable in English, تو میرے لیے میں کسی اور زبان میں لکھتا نہیں ہوں, تو اس لیے مجھے وہ نہیں معلوم. بول دیتے ہیں تو کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے, تو میرے لیے وہ انگلش میں جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے, تو وہ اس میں ٹائپ کر لیتا ہوں. لیکن اب میں ٹائپ کرتا ہوں, وائس کمانڈ بھی کم یوز کرتا ہوں. میں اپنے موبائل پہ بھی جو ہے وہ ٹائپنگ یوز کرتا ہوں. مطلب ٹیکنالوجی نے آپ کی بہت ساری مشکلات کو آسان کر دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے بہت ساری آسانی لے کر آئے. بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین اصغر صاحب, بڑا اچھا سیشن رہا, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بصارت سے محروم کر رکھا ہے, لیکن ان کے لیے اس طرح کی عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. اپرچونٹی ملتی نہیں ہے, مواقع ملتے نہیں ہیں, آپ کو محنت کر کے ان مواقعوں کو تلاش کرنا ہے اور خود سے کچھ بننے کی جو لگن ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ایک خوبصورت مثال تھی, when there is a will there is a way, اس کی خوبصورت سی مثال جس کی کہانی ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی. اکثر ہم دیکھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں سب, یونیورسٹی تک پہنچنا اور پھر وہاں جا کے گھبرا جانا کہ نئی ڈگری مکمل نہیں ہوگی, پڑھائی نہیں جا رہا. تو آپ دیکھیے کہ جب چیلنج آتا ہے, چیلنجز آتے ہیں, تو کیسے اس سے نمٹتے ہیں, اور انہوں نے ایک پروف کر دیا. اور ایسے میں بڑا اہم رول آپ کے آس پاس والوں کا ہوتا ہے, دوستوں یاروں کا ہوتا ہے, کلاس فیلوز کا ہوتا ہے. ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا ہے آپ نے, کیونکہ اکیلے آپ نے آگے نہیں بڑھنا, پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے, اور ساتھ ہی شو کو ذرا آگے لے کے بڑھنا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا آپ کو یہ اپڈیٹ دیتے چلیں کہ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس وقت اظہار خیال کریں, ذرا سنیے آپ. در و دیوار یہ طاق اور ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. پھر وہ کہتے بنگال میں جب بولتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پہ دیش کی جنتا سسک سسک کے مرے, اور زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے, اور ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں, اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. اور پھر جب وہ جاتے ہیں مجاز کی دنیا میں تو وہاں بھی وہ کمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. اور جب وہ کالج جاتے ہیں, ان کو کالج میں بلایا جاتا ہے, برٹش راج میں اس کو کالج سے نکالا گیا, تو وہ کہتا ہے کہ گھر یہاں نہیں, یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں, اے مادر علمی تیرے پالے ہوئے تو ہیں. اور اے مادر علمی میری, اے جنت خیال, ہیں تجھ میں دفن میری جوانی کے 4 سال. میں 41 سال بعد, ابھی پرنسپل صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پاس نہیں کرتے تھے جو پالیٹکس کرتے تھے. میں اضافہ یہ کرتا ہوں کہ وہ کالج کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے تھے.
ایک ملتان کے کالج کے ڈاکٹر صاحب تھے, ان کو 17 سال بعد ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے ڈگری دے کے کالج سے رخصت کیا. لیکن میں 41 سال بعد آیا. When for the first time I entered this college, I was single. آج میرا بیٹا بیرسٹر عبداللہ بابر روان بھی میرے ساتھ آیا. آپ سب بھی اس کی جگہ ہیں میرے لیے. اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو 3 باتیں آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات, یہ کالج انشاءاللہ العزیز میں آج سے اس کا برانڈ امبیسڈر ہوں اور آپ سب کا برانڈ امبیسڈر ہوں. دوسری بات, جو پاکستان میں 73 سال کے بعد ملا, مسٹر, بابو اور غریب آدمی کے بچے اور بچی کی تقسیم تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے ون یونیفائڈ نیشنل کریکولم, ایک نصاب اس سال سے آپ لکی لوگ ہیں, وہ آ گیا ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جو اس کالج کے حوالے سے آپ کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا, خط میں بتایا, وہ خط اپنا خط لگا کے, وہ خط میں آپ کو بھجواؤں گا, چند دن میں بیرسٹر عبداللہ کو بھیجوں گا, آپ کو پیش کر جائیں گے. وہ میں نے پہلے بات کی ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود چودھری صاحب سے, جو اس کے انچارج ہیں کہ وہ اس طرح کی بلڈنگز کو جو نیشنل ہیریٹیج بناتا ہے, وہ مرکز میں وہ انچارج ہیں اور اس لسٹ میں ڈالتے ہیں. میں نے ان سے پہلے بھی زبانی بات کی, پھر یہاں آنے سے پہلے میں نے ان کو خط پہنچایا اپنا, منسٹریل ریڈ ٹیپزم والا نہیں, سیدھا سیدھا اپنے نام سے ان کے نام پہ خط بھیجا. اور کل جب وہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے, ہم ساتھ ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, تو میں نے ان کو پھر یاد کرایا, ان کو میں نے بتایا کہ میں اصغر مال کالج آج جا رہا ہوں. یہ دوسری بات. تیسرا یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اس کی عطا بھی ہوتی ہے. میرا ایمان ہے کہ جو بچے بچیاں جلد یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے لیے جو جگہ خالی ہوتی ہے دنیا کی, وہاں اللہ اپنی رحمت بٹھا دیتے ہیں ان کی نگرانی کے لیے. ایک احساس پروگرام کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے اور آپ کی حکومت نے یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہائر ایجوکیشن میں آپ پوسٹ گریڈ بھی شامل ہوا ہے. میں بریفنگ لے کے کچھ دن پہلے آیا ہوں اس ادارے کے سربراہ سے جو یہ اسکالرشپس دیتے ہیں. وہ ظہیر کھوکر صاحب ہیں اور ادارے کا نام ہے آپ کا جو قومی بیت المال, احساس پروگرام کے نیچے آتا ہے. اس لیے میں آپ کے پرنسپل صاحب سے اور سٹاف سے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ہمارا رشتہ بھی ایک دن کا نہیں ہے کہ میں آیا اور چلا گیا. جس طرح پرائم منسٹر آپ کے کہتے تھے کہ میں کشمیر کا امبیسڈر ہوں, آپ نے دیکھا پاکستان کو بیک فٹ پہ دیوار کے ساتھ بلکہ پسے دیوار لگایا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. آج انڈیا دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے جب سے مودی اور RSS کو ریلیٹ کیا گیا ہے ایڈلف ہٹلر کے ساتھ اور نازی ازم کے ساتھ. اس لیے ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ یہ زمین ہے, اسی میں سے ہم اٹھے ہیں اور اسی میں ہم نے جانا ہے. اور یہاں میری اس پوٹوار میں 8 نسلیں مجھ سے پہلے ان کی قبریں ہیں. اس لیے یہ امر رشتہ ہے, نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. اس کا زندگی کے ساتھ بھی صرف کوئی تعلق نہیں ہے, ایک نسل کے ساتھ بھی پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مستحق اسٹوڈنٹس ہیں, لیڈیز اسٹوڈنٹس اور بچے, ان کی آپ لسٹ بنائیں. اور میرے ڈائریکٹر یہاں ساتھ ہیں,
ہم وہاں تک پہنچائیں گے گورنمنٹ تک، اور ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ نے اسکالرشپ دینا حال ہی میں پوسٹ گریجویٹ شروع کر دی ہیں، اس سے پہلے باقی بھی ہیں۔ جو میں دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میرا ایک دوست یہاں پہ ملی نغمہ پڑھ کے گیا، اس سے پہلے ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن دیٹ واز ڈن بائی اے ویری بریلینٹ ینگ لیڈی اسٹوڈنٹ، اور پروفیسر صاحب نے تو کمال کر دیا، مظفر وارسی صاحب مجھے یاد آ گئے۔ یہ جو یہاں پہ تشریف لائے پروفیسر صاحب، بریلینٹ اسٹوڈنٹ فار دی ریسیٹیشن، اور آپ ان کو علیحدہ سے یہاں سے میں نہیں کہنا چاہتا، میں اپنی طرف سے انعام بھی دوں گا، بلکہ ہدیہ دوں گا، نذرانہ دوں گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو ملی نغمہ تھا اس میں پیغام کیا تھا؟ عربی کا ایک پرانا مقولہ ہے، حب الوطن من الایمان۔ جب جان ایف کینیڈی ینگسٹ یو ایس پریزیڈنٹ وہ اپنی الیکشن مہم کر رہے تھے، تو اس الیکشن مہم کے دوران انہوں نے اپنی قوم کو ایک نعرہ دیا تھا، I would request you, urge you at pains کہ سارے اساتذہ اور سارے طلبہ اس کو لکھیں، کہیں، بولیں۔ وجہ میں بعد میں جاؤں گا۔ اس نے کہا don't ask what your country can do for you, but do ask what you can do for your country۔ مت پوچھو تمہارا وطن تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، ضرور پوچھو تم اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ دو باتیں جو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے، پرنسپل صاحب نے کہا کہ بابر کے زمانے میں اس کے پاس وہ ٹولز نہیں تھے جو آپ کے پاس تھے۔ ہم جب یہاں پالیٹکس کرتے تھے، طالب علموں کی نمائندگی کرتے تھے، اس زمانے کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا کہ ہم نے جس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا تب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، یہاں سے بے شمار دفعہ ہمیں 1977 میں جکڑ کے لے جایا گیا۔ اور پھر فیض نے یہ بھی کہا، میں اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے کچھ دن پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری کیفیت یہ تھی اس وقت کے جو لوگ تھے مڈل کلاس سے نیچے سے اٹھ کے اسٹوڈنٹس لیڈرز بنتے تھے، لیبر لیڈرز بنتے تھے، صحافیوں کے لیڈرز بنتے تھے، سول سوسائٹی کے لیڈرز بنتے تھے، کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون گیا اور کون آیا۔ میں جس ہاسٹل میں 21 نمبر میں رہتا تھا، جوائنٹ سیکرٹری کا جو امیدوار تھا، میں اس کی فیملی کو پین نہیں دینا چاہتا، اشارہ دیتا ہوں، وہ چکوال سے تھا، رائٹ انڈر مائی روم، وہ بھی اسی طرح سے سانحہ ہوا تھا۔ آپ کے پاس وہ زمانہ ہے جس میں آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ہر آدمی فیس بک پہ ہے۔ اپنے وقت سے پہلے وطن کے لیے وقت نکالیے۔ دنیا کی کوئی سوسائٹی پرفیکٹ سوسائٹی کبھی نہیں ہوئی، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں سب خرابی ہو، دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں سب اچھا ہو یا سب خراب ہو۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم نافذ ہو گیا ہے۔ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت یتیم بچوں کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب پروگرام میں ہم بات کریں گے بیٹر کی۔ آپ کہیں گے بیٹر کیا ہوتا ہے؟ بیٹسمین ہوتا ہے؟ نہیں جناب، اب سے بیٹسمین نہیں کہا جائے گا، بیٹر ہو گیا، بیٹر ہی کہا جائے گا، تاکہ یہ نہ کوئی خاتون شکوہ کرے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ میڈلی بان کرکٹ کلب نے جو کہ 1787 سے قائم ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ نیا لا آ چکا ہے کہ آپ سے نارمل بیٹسمین ول کال بیٹر، تو بلے باز بیٹر۔ تو اب بیٹر کی آج بات کرتے ہیں، بالکل بیٹر کی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کہنا
रहे हैं हम बेटर अगर जो तमहीद बांध रहे हैं वो बांध इसलिए रहे हैं कि हमने स्टूडियोज में आज एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है जो कि एक ऐसे खूबसूरत ऐसे जांबाज बैट्समैन रह चुके हैं, पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने बहुत कुछ किया भी इस सिलसिले में। तो अब मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे कह रहे हैं बेटर, सो ही इज बेटर, इट्स नॉट द बैट्समैन एनीमोर। और उनके बारे में ये बताया गया है कि माशाल्लाह अब तक उन्होंने 56 मैचेस में 3 सेंचुरियां और 12 निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो उनके बल्ले ने कब कहां कितने रन उगले, आज हम इसका अंदाजा लगाएंगे। चलिए यासिर हमीद साहब साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज होने से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? सेम हियर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर इससे पहले कि आपकी कारकर्दगी पे आए, बस मुझे पहले ये बताएं, ये जो हालात हैं इस वक्त ये किस तरफ को इशारा कर रहे हैं? क्या मोरल डाउन हुआ है क्रिकेटर्स का? ज़रा कॉन्टेक्ट तो होता है, आपसे बेहतर कौन बताएगा इससे मुताल्लिक। हाँ जी, ऑफ कोर्स डाउन तो हुआ है, क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई और ऑब्वियसली चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट वही बात है कि एक किस्म का बिट्रेल है ना, आप जब आपने वादा किया और फिर उसको पूरा नहीं किया तो अफसोस इस चीज़ का अफसोस। लेकिन यासिर ये बताइएगा, मोरल डाउन हुआ उस दिन, रमीज राजा साहब ये कहते कि अब खिलाड़ियों ने आगे बढ़ना है, लेकिन आप खुद भी चूंकि कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आपने भी बहुत कुछ फेस किया होगा उस जमाने में बतौर क्रिकेटर। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की होनी क्या चाहिए, स्पेशली पीसीबी की, कि हमारे खिलाड़ी ये उठकर खड़े होकर आए सामने? देखें, अब एक चीज़ तो नज़र आ गई, जाहिर हो गया कि एक बिग फोर का एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब वो आपस में इंडिया और न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हैं, दे आर हैप्पी विद हैप्पी फेसेस, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने आगे आना था, वो नहीं आएंगे, मुश्किल है, क्योंकि वो भी उसी ब्लॉक का हिस्सा, डोमिनो का हिस्सा है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मेरी जो नाकिस अक्ल है, ठीक है, और मेरी जो समझ है, इसके मुताबिक हम ये कर सकते हैं कि हम अपना एक ब्लॉक बनाएं, ठीक है, जिसमें एसोसिएट टीम्स हैं जो उनको हम अपने प्लेयर्स इंजेक्ट करें। वैसे तो फ़नी सा लग रहा होगा, टर्की है, ये कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जितने भी हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, हम उधर उनको क्रिकेट सिखाएं, अपने प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स उधर से खेलें, फिर हम आपस में एक बिग 8 नहीं बल्कि बिग 20 बनाए। ये हम देखें शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं टर्की की तरफ से। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को इधर ही रहने दें। अच्छा, तो फिर अगर किसी को भेजना पड़ा तो किसको भेजेंगे? जो अभी टीम का हिस्सा हो। बहुत लंबी लाइन है हमारे पास। अभी टीम का हिस्सा हो और आपको लगता है कि उनको निकाल के किसी और मुल्क भेज दें? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो होने चाहिए थे, जिन पे शुएब मलिक हैं, ठीक है, वो कहेगा यार फ़ख्र हैं, फ़ख्र तो खैर शायद टीम में आ जाए। इसके अलावा कितने प्लेयर्स हैं, मतलब इतने प्लेयर्स हैं कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह ने पाकिस्तान को अल्लाह ने टैलेंट से ब्लेस किया हुआ। तो आई थिंक इट्स चैलेंज और फिनिक्स राइज फ्रॉम द एशेस। ग्रेट। चलिए अब आपकी पर्सनालिटी पर आते हैं, आपके कैरियर पर आते हैं। 25 टेस्ट मैचेस और 58 वनडे, अच्छा तवील आपका कैरियर, लेकिन फिर ज्यादा अरसा क्यों नहीं रहे कौमी टीम? और अभी भी आप स्टिल यूर यंग, मतलब आप अगर आज भी टीम में होते तो मेरे ख्याल से आप इस टीम का हिस्सा होते। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और रेलिवेंट भी है, क्योंकि एक तो मेरी फिटनेस है, आपने जो बात की अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है। क्रिकेट जब आप जर्नी की अगर आप बात करें तो क्रिकेट स्टार्ट जब मैंने की पेशावर से मैंने की, सबसे पहले अंडर 16 की टीम में आया, 19 की टीम में आया, फिर कैप्टन बना, फिर मैं जो मेन ट्रॉफी की टीम है उसमें आया। बड़ा चैलेंजिंग होता था क्योंकि एक ही टीम में आना होता था। अब क्रिकेट एक्सपैंड हो गई है, ठीक है, लीग्स बन गई हैं, प्लेयर्स थोड़ा सा अच्छा होता, अब प्रॉपर करियर बन गया। उस वक्त इसको करियर बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, ठीक है, आपने अपनी स्टडी को स्टेक पे लगाया और फिर मेरा फैमिली भी हमारी इस तरह थी कि वो थोड़ी पढ़ाई की तरफ बैकग्राउंड ये था कि क्रिकेट को वो कभी ये नहीं कह सकते थे कि यार आप इसको करियर बनाओ, बस शुगल के लिए खेलो ये वो। बट एक ड्रीम था और अल्लाह ताला जो है वो आपको जब ड्रीम दिखाता है तो फिर रास्ता भी दिखाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एवरी टाइम हर मौके पे मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब मैं क्रिकेट स्टार्ट की, जहाँ से स्टार्ट की पेशावर से, तो मैं बड़ा दुबला पतला सा होता था। अच्छा, अभी भी हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि बेटर हूँ, बट उस वक्त थोड़ा सा दुबला पतला होता था।
تو جب میں کھیلنے جاتا تھا تو کافی ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک تو سینئر پلیئرز بڑے انکریجنگ ہوتے تھے, لیکن کوئی بلیو نہیں کر سکتا تھا یار یاسر حمید اتنی کرکٹ کھیل سکے گا. بٹ ایک ڈریم تھا اور پیشن تھا. میں کہ یار نہیں کھیلنا ہے, کیوں نہیں کھیلنا. پہلے ایک ٹیم میں آیا, ٹھیک ہے, پھر پی آئی اے کی ٹیم ہے. پی آئی اے کی ٹیم اس وقت سٹار اسٹڈڈ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ہمارے معین بھائی کیپٹن ہیں, وسیم اکرم, ثقلین مشتاق, یو نیم اٹ, آصف مجتبیٰ, شعیب ملک, ٹھیک ہے. ہم لوگ پھر ایک فضل اکبر ہوتے تھے, وہ سپر سٹار ہوتے تھے اس ٹیم کے. شعیب ملک تو ابھی تک آ رہے ہیں. تو شعیب ملک تو خیر ابھی بھی کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ تو بڑے کنسسٹنٹ اور بڑے پروفیشنل, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اسمارٹ کرکٹر تھے ہم سے, تو اس لیے وہ ابھی تک کھیل رہے ہیں. تو وہ چیلنجز جو میں نے لیے پھر ہر جگہ پہ, پھر اس سے پہلے میں ایک ٹیم سے کھیلا تھا, پاکستان ریلویز کی ٹیم سے کھیلا تھا. تو اس کا بہت ہی برا حال تھا, مطلب اس ٹیم کا لاجسٹک وائز بہت برا حال تھا. اور ہم 3 پلیئرز تھے, یونس خان, ٹھیک ہے, رفت اللہ اینڈ می. اور ہم نے وہاں پہ جا کے لاہور میں جا کے گڑی شاؤ ایک جگہ ہے, نام سنا ہوگا آپ نے, وہاں پہ ان لوگوں کا بیس کیمپ تھا, کرکٹ گراؤنڈ تھا. اور وہاں پہ ہم جب گدوں پہ سوتے تھے تو صبح بکری آ کے ہمیں جگاتی تھی فجر کے. پھر ہم ناشتہ کرنے جاتے تھے, بونگ پائے کھانے جاتے تھے. تو ایک بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ جرنی ہے, مطلب ہر کرکٹر کی ہوتی ہے. اور اگر چیلنجز نہ ہوں تو آپ اچیومنٹ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہی جو ہے وہ آپ کو ایک پرفارمر بناتی ہے. لیکن آپ کے پاس ڈریم ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. کیا بات ہے. ماضی میں لے کر چلیں, ماضی میں لے کے چلتے ہیں. آپ نے 3rd ODI کھیلا تھا 2004 میں پشاور میں انڈیا کے خلاف, اور میچ وننگ شاٹس کچھ ہمارے پاس موجود ہیں, تو ذرا آپ کی کچھ وہ یادیں تازہ کرتے ہیں, ویورز کو بھی دکھاتے ہیں. چلائیے جی پروڈیوسر صاحب. All on the gallery to applaud his fine effort. Struck away, that'll go for 4. What a good stroke. Stood up straight and just swatted it away. Ooh, and that's beaten him just to his right and raced away for 4. It was in the air. میچ میں وننگ مومنٹ. اور یہ بتائیے کہ جو آخری اوور ہوتا ہے کتنا پریشر ہوتا ہے اس وقت ایک بیٹسمین کے, نہیں بیٹرمین پر, بیٹر پہ. ایکچولی یہ میچ جو تھا انڈیا کے ساتھ, یہ بڑی ریمارکیبل سیریز تھی. 18 سال بعد انڈیا کی ٹیم آئی تھی. اور جب مجھے یاد, ہم پہلا میچ جب کراچی پہنچے, ہم گراؤنڈ پہنچے, تو وہاں پہ پاکستان انڈیا کے فلیگز جو تھے وہ اکٹھے تھے. میں نے کہا یہ کون سی رائیولری ہے یار, اکٹھے. خیر بہت ہی بڑی سیریز ہوئی تھی, ہسٹری کی سب سے بڑی سیریز ہوئی ہے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, کراؤڈ, ریونیو جنریشن, ایوری تھنگ. اور اس وقت فارم میں تھا میں, بڑا مزہ. ابھی بھی فارم میں ہیں ابھی ویسے کھیلتے ہیں کبھی یا بالکل چھوڑ دیے کھیلنی؟ نہیں, کھیلتا ہوں 40-50 رنز کرتا ہوں, پھر پرانی یادوں میں چل جاتا ہوں. پھر کہتے ہیں وہ اپنی ڈیبیو کی سینچری یاد آتی ہے, دونوں اننگز میں 2 سینچریز یاد آتی ہیں. ہاں جی, آف کورس وہ مومنٹ تو نہیں بھول پاتے, ڈیبیو اور اس میں سینچری. اسپیشل مومنٹ تھا میری لائف کا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, کہ میں نے اللہ سے پاکستان کھیلنے کا مانگا, لیکن اللہ نے مجھے ورلڈ ریکارڈ دیا ماشاءاللہ. پھر میں نے اللہ سے میں نے یہ مانگا کہ میں پاکستان ٹیم میں آؤں, تو اللہ نے مجھے ایک ریگولر ممبر بنایا ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنیکٹیویٹی جو ہے آپ کی اللہ کے ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو یاسر, جب آپ ایک چونکہ سیلیبریٹی, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میڈیا سیلیبریٹیز کو لوگ بہت زیادہ آئیکونک پرسنالٹی مانتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں کرکٹر جو ہے وہ بھی کسی آئیکونک پرسنالٹی سے کم نہیں ہوتا. بہت سی لڑکیوں کا کرش بھی رہ چکا ہوتا ہے. آپ کی لائف میں یہ مومنٹس آئے اور آپ نے کیسے انجوائے کیے؟ پاس. یہ پاس کرنے کی کوئی خاص وجہ, کہیں کوئی فیل نہ کر دے؟ اگین پاس. ہاں, کہیں کوئی فیل نہ کر. چلے پھر تو گفتگو یہیں روک دیتے ہیں, ورنہ ہم نے شرارتیں اور زیادہ کرنے ہیں تو کہیں سے کوٹ پڑ سکتی ہے. ہاں بالکل ایسا. تھینک یو یاسر, تھینک یو. وقت کم تھا لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست ضرور ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, وقت ہو گیا ختم. ملاقات کل دوبارہ کریں گے نئے موضوعات, نئے مہمانوں کے ساتھ. جڑے رہیے پی ٹی وی کے ساتھ.